तो शुरू करते हैं। प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है ये चैप्टर, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है वेटेज, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे चैप्टर में है क्या। पहला, इस चैप्टर का वेटेज थ्योरेटिकल चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में काउंट होता है। अगर आपके स्कूल्स के फाइनल एग्जाम्स में चैप्टर काउंट हो रहा है, अगर उन्होंने इसे नहीं हटाया है, तो इसमें से आपको अप टू 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन मिल सकता है। ये एमसीक्यूज में भी डिवाइडेड हो सकते हैं और ये प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे दो मेजर बेसिस के ऊपर जो अकाउंट्स में फॉलो किए जाते हैं। एक है कैश बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग और एक है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो वन बाय वन समझते हैं कि है क्या। भाई हमने ये सीखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ सिस्टम, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जहां पर हम हमारे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं और फाइनेंशियल पोजीशंस को चेक करना चाहते हैं, तो हम अकाउंटिंग यूज करते हैं। साथ ही साथ हम अकाउंटिंग को फोरकास्टिंग के लिए, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को वो इंफॉर्मेशन फेच करते हैं ताकि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वहां से निकाल पाए। पूरी की पूरी अकाउंटिंग, खासकर अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो आज भी बहुत सारी जगहों पे इन दो पैटर्न्स में डिवाइडेड है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। तो जानते हैं कि ये दोनों बेसिस में फर्क है क्या। इफ आई टॉक अबाउट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि कैश बेसिस का मतलब ही है दैट वी ओनली एंड ओनली फॉलो द कैश ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इनसाइड द कंपनी। We are more interested in recording whatever the cash is coming or whatever the cash is going outside of the business. So that means only cash inflows and only cash outflows are the main transactions which we are focusing on and which we record into the books of accounts. इस तरीके की systems को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है। इसके क्या फायदे हैं और हम ऐसा क्यों करते हैं, या कौन से ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा करते होंगे, चलिए इस पर बात करते हैं। पहला, जिसको अकाउंट्स की कोई भी नॉलेज ना हो, जो अकाउंट्स का स्कॉलर नहीं है, वो भी इस सिस्टम को बहुत इजीली फॉलो कर सकता है। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस। और क्योंकि जब तक अप्रूवल नहीं आया था तब तक ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी हुआ करता था, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर आज भी कैश ट्रांजेक्शन्स पे ही पूरा का पूरा बिजनेस चलता है, 100% ट्रांजेक्शन्स जो है वो कैश बेसिस पे किए जा रहे हैं, वहां पर इस तरीके के सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अब इस सिस्टम में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सब की कैटेगरीज पे बात ही नहीं करते क्योंकि ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। व्हाट मैटर्स इज कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो। ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है क्योंकि यहां पर जजमेंट्स की कोई बात ही नहीं हो रही। हम किसी फ्यूचर इनकम, फ्यूचर लॉस की कोई बात नहीं करते। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअली हो रहा है वो रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ज्यादा प्रिसाइज दिखता है। And third, it is suitable to all those types of enterprises which have most of the transactions in the form of cash. But if you are an organization which deals into credit transactions, then this system is not made for you. अच्छी बातें तो है, पर कुछ बुरी बातें भी हैं इस सिस्टम के साथ। वो पहला ये है कि ये कभी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं बताएगा, ना ही ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर देगा। बिकॉज हम बहुत सारे एलिमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। हम क्रेडिट सेल्स नहीं लिख रहे, हम इस साल हुए एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट नेक्स्ट ईयर हुआ होगा वो बाइफिकेशन नहीं कर रहे हैं। हम हमारी इनकम्स को कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी पे बात नहीं कर रहे हैं। सो दिस सिस्टम इज प्योरली अ काइंड ऑफ कैश बुक, और कैश बुक के बेसिस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना इज प्रैक्टिकली इनकरेक्ट। वो लॉजिकल साउंड नहीं करता, इसलिए ये सिस्टम जो है वो वैलिड नहीं माना गया। It does not follow the matching principle as well. As I said, whatever the inflows are coming, whatever the outflows are going, irrespective of the period for which that income has been received, or irrespective of the period for which that expense was paid, is not recorded into the books.
वी आर ओनली रिकॉर्डिंग द इनफ्लो ऑफ कैश एंड द आउटफ्लो ऑफ कैश। तो अब 18 की कोई पेमेंट्स 19 में की जा रही है, 19 की कोई इनकम आपको 20 में मिल रही है, तो ये सारे तो बाइफिकेशन हो ही नहीं रहे हैं। तो किसी साल के प्रॉफिट्स बहुत हाई होंगे, किसी साल के प्रॉफिट्स बहुत लो होंगे, किसी ईयर में हम बहुत सारे लॉसेस में जा रहे होंगे जहां पर पेमेंट्स बहुत ज्यादा हो गई होंगी। इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा ये कैश बेसिस सिस्टम है वो बहुत रिलायबल नहीं है, बहुत फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट्स दिखाता है ऑर्गेनाइजेशंस को। और लास्ट, यहां पर कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखती, हमारे प्रॉफिट्स हमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हुए दिखते हैं। इसलिए इस तरीके के सिस्टम को जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं उनको बैंकिंग में बहुत इश्यूज होते हैं। दे आर नॉट प्रेफर्ड while गिविंग लोन्स। No one is interested in investing into those companies or organizations which are following the cash basis of accounting, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, कंपैरेबिलिटी इश्यूज है और ट्रस्ट वर्दी नहीं लगता ये सिस्टम हमें। दैट इज वाई इन्हें आज भी वही वेंडर्स यूज करते हैं, ट्रेडर्स यूज करते हैं जो बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, जो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, प्योरली बिजनेस जो है उनका कैश पे चल रहा है। उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एप्लीकेबल है। अब क्योंकि कैश बेसिस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि अपडेट्स तो वहीं आते हैं जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो वो सिस्टम परफेक्ट नहीं था, इसीलिए अकाउंट्स ने अपने आप को अपग्रेड किया और लेकर आए हम अक्रूवल बेसिस ऑफ सिस्टम, सो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहां पर हमने बात की कि वी विल नॉट बी फॉलोइंग द सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, रादर विल बी इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग द actual occurrence, actual impact of the transaction. For example, if we have taken any services but we have not paid the money for that, but still, according to this principle, we'll be recording it under outstanding expenses. If we have paid something but we have not taken the services, then we'll be categorize them under prepaid expenses and so on. तो accrual assumption जो आया, accrual basis of accounting जो आया, वो accrual assumption पे बेस्ड था और इसने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की उन सारी खामियों को दूर कर दिया जो कैश बेसिस में हो रही थी। और इसके बाद ये सबका चहेता बन गया और आज इसे रिकमेंड किया जाता है बाय ऑल द अकाउंटिंग अथॉरिटीज एंड बॉडीज एंड द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस। इसको वैलिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मानते हैं। फायदा क्या है? इसके फायदे हैं कि ये ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा लॉजिकल है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम हमारी उन्हीं सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो एक्चुअली हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। हम यहाँ पे कैटेगराइज कर पाते हैं कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में, कैटेगराइज कर पाते हैं अनपेड और प्रीपेड के बीच में, अक्रूड और अनअर्न्ड के बीच में। सो वी हैव वेरी क्लीन एंड क्लियर पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल भी यहीं से आया। तो हमारा जो प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है वो ज्यादा फेयर एंड ज्यादा ट्रू होता है एज कम्पेयर टू कैश बेसिस अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने बोला कि इट डिपिक्ट्स द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड एंड इट आल्सो डिपिक्ट्स द रियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। It discloses the correct profit and loss positions of the organization. It depicts the correct value of assets and values of liabilities of the organization. तो इस सिस्टम पे बनी हुई बुक्स को हम ज्यादा एक्यूरेट मानते हैं और क्योंकि ये वैलिड सिस्टम है, ऑथराइज सिस्टम है जिसे हमें फॉलो करना है, मैंडेटरी सिस्टम है इफ वी आर इनटू क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आल्सो, एंड बिकॉज ये सिस्टम जो है साइंटिफिक है, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है, इसीलिए हमारे प्रॉफिट्स और हमारे परफॉर्मेंस जो होती है वो यहाँ पे एक कंसिस्टेंट वे में दिखती है। हमारे जब हम ग्राफ्स प्रेजेंटेशन करते हैं, हम जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन की 5 ईयर स्टोरी, 3 ईयर स्टोरीज प्रेजेंट करते हैं, तो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रियल पिक्चर डिपिक्ट कर पाते हैं, दिखा पाते हैं टू आर इन्वेस्टर्स एंड टू द डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। और क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस में ज्यादा साइंटिफिक दिखते हैं, ज्यादा लॉजिकल दिखते हैं, तो फिर हमारे चांसेस of getting loans, getting investments, getting customers, getting orders ज्यादा बढ़ जाते हैं। So any day, if a bank has to pick out of these two organizations, one which is following cash basis, another which is following accrual basis, of course the bank will be picking up the accrual basis system of accrual basis organization, because that organization's books will be more transparent, will be more clear, एंड बैंक उस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स पे ट्रस्ट कर पाएगा क्योंकि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है। बट क्या इसके सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं, नुकसान नहीं है? तो ऐसा नहीं है, इसके भी डिसएडवांटेजेस है।
चलिए वो भी देखते हैं। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? फर्स्ट, जैसे कि मैंने बोला, ये बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है, ये साइंटिफिक है, और साइंटिफिक है दैट मीन्स यू नीड टू हैव वेरी हाई टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी इन ऑर्डर टू मेक द बुक्स अकॉर्डिंग टू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो एक लेमैन जिसने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है और वो बिजनेस करना शुरू कर दे, उसके लिए अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझना थोड़ा सा मुश्किल है, वो बुक्स कभी नहीं बना पाएगा। तो उसके लिए बेटर होगा वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो कर ले। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द पर्सनल जजमेंट्स एंड एस्टिमेशंस। तो क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर इसे कोई ऐसा इंसान फॉलो कर रहा है जिसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, वो टेक्निकली बहुत ज्यादा अकाउंट्स नहीं समझता है, तो उसके पर्सनल जजमेंट्स गलत होंगे, मिसलीडिंग होंगे, और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा। The accounting process is too elaborate as it requires number of adjustments to be made. एंड इसकी वजह से ये और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें इतनी सारी चीजों को रिकॉर्ड करना है, हमें अनअर्न्ड इनकम्स का अलग ट्रीटमेंट करना है, हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करना है, हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की लाइन ड्रॉ करनी है, हमें ईयर वाइज अकाउंटिंग करनी है, हमें कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस करना है, इवन हमें रेवेन्यू के बाद डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बीच में भी डिफरेंशिएशन करने हैं। सो दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट, और जब तक आपको अकाउंट्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं कर सकते। क्योंकि डिफिकल्ट है, टेक्निकल स्किल्स है, टेक्निकल नॉलेज है, तो फिर कॉस्टिंग्स भी बढ़ जाती है, क्योंकि फिर आप इसको करने के लिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल को हायर करेंगे, एंड इन दैट विल रिजल्ट इन हाई कॉस्ट। सो यही है हमारा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले मैंने आपको बताया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और इतना ही है ये आपका पूरा चैप्टर। तो इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ाया गया इन दो बेसिस के बारे में। बहुत सारे स्कूल्स में इस चैप्टर को छुड़वाया जाता है क्योंकि इसे इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। मैं मानता हूं कि अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, ताकि आपके प्रैक्टिकल स्ट्रांग हो जाए। तो इस चैप्टर को इसके वेटेज के हिसाब से ना देखें, इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ें कि जब आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, जब आप जर्नल्स बनाते हैं, तो आपको डाउट होता होगा कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हम क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम इसे आउटस्टैंडिंग क्यों बुला रहे हैं, हम इसे प्रीपेड क्यों बुला रहे हैं, वो सारी कंफ्यूजन्स ना हो, उसके लिए ये चैप्टर्स बनाए गए हैं। तो अगर आपने इन चैप्टर्स को स्किप करा है और आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स पे चले गए हैं, तो डेफिनेटली यू पीपल आर स्ट्रगलिंग, और यू माइट स्ट्रगल इन द हाई लेवल क्वेश्चंस और इनटू योर फाइनल एग्जाम्स आल्सो। तो आप वहां पर कुछ गड़बड़ ना करें, इसलिए मेक श्योर आपका अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर, प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इस थ्योरी वाले पार्ट को आप अपने एग्जाम्स के आसपास एक बार जरूर कवर करें। इंपॉर्टेंट पार्ट्स में एमसीक्यू, थ्योरी में 3 मार्क के क्वेश्चंस, और प्रैक्टिकल में कई बार अक्रूवल और कैश बेसिस के सिस्टम को फॉलो करते हुए कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं। इसी चैप्टर में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आपको मिल जाएंगे जो आप देख सकते हैं। वहां पर हमें यह पूछा जा रहा है कि आप अक्रूवल बेसिस के बेसिस पे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और कैश बेसिस के ऊपर फॉलो करके प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके ऊपर कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो डू सॉल्व दोज इलस्ट्रेशंस एज वेल। थैंक यू।